छत्तीसगढ़ 2016 सिविल जजमेंट। तो सबसे पहले इसमें कहा गया है कि जो प्लेंटिफ थे रमेश साहू, वो रेजिडेंट हैं तेलीबाग रायपुर के। उन्होंने सूट फाइल किया अगेंस्ट द डिफेंडेंट सुरेश फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अकॉर्डिंग टू प्लेंटिफ, डिफेंडेंट जो हैं वो ओनर है ऑफ प्लॉट नंबर 304 एट तेलीबाग measuring 205 square meters for which the defendant सुरेश entered into an agreement of sale। तो agreement of sale हुआ है between the plaintiff and defendant, जिसमें defendant जो हैं वो ओनर हैं, और agreement कौन सी डेट को हुआ है 1/07/2015। कितने रुपए के लिए हुआ है? फॉर 10 lakhs। ठीक है, तो 10 lakhs में ये अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे थे। किसको बेच रहे थे? प्लेंटिफ को बेच रहे थे। It is claimed by the plaintiff that a sum of rupees 5 lakhs was paid on the date of agreement as advance। ठीक है, तो उन्होंने अग्रीमेंट वाले दिन पे 5 लाख रुपए दे दिए, एंड जो रिमेनिंग अमाउंट थी 5 लाख वो पे करने वाले थे अक्टूबर 2015 तक। फिर जो अग्रीमेंट ऑफ सेल था वो रजिस्टर भी किया गया था ऑन द सेम डे। प्लेंटिफ ने उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट दे दी 5 लाख की थ्रू अ बैंक ड्राफ्ट ऑन अक्टूबर 3, 2015। ठीक है, जब पूरे पैसे दे दिए प्लेंटिफ ने तो उन्होंने क्या बोला कि अब एग्जीक्यूट कर दो सेल डीड। ठीक है, सेल डीड मेरे फेवर में कर दो। तो डिफेंडेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया एग्जीक्यूशन एंड ऑफर किया कि मैं आपको आपके 10 लाख वापस कर दूंगा जो मैंने आपसे लिए थे। तो प्लेंटिफ ने बोला नहीं, मुझे 10 लाख नहीं चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी ही चाहिए। प्लेंटिफ ने उसके बाद एक लीगल नोटिस भेजा टू द डिफेंडेंट थ्रू हिज एडवोकेट दिनेश कुमार, और ये जो लीगल नोटिस भेजा गया डिफेंडेंट को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो जो लीगल नोटिस था वो वापस प्लेंटिफ के पास आ गया विथ रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट नोट। ठीक है, तो हमें प्रॉब्लम बेसिक समझ आ गई है। अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन से पॉइंट्स पे अग्री किया है डिफेंडेंट और कौन से पॉइंट्स पे नहीं अग्री किया है। ठीक है, द प्लेंटिफ प्रोड्यूस्ड। ठीक है, लेकिन ये कोर्ट में क्या क्या प्रोड्यूस किया प्लेंटिफ ने पहले ये दिया गया है। तो पहले प्लेंटिफ ने प्रोड्यूस करा अग्रीमेंट ऑफ सेल डेटेड। ठीक है, तो अग्रीमेंट ऑफ सेल दिखा दिया, मतलब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिखा दिया। फिर है कि प्लेंटिफ ने एक फ़ोटोकॉपी भी प्रोड्यूस करी बैंक ड्राफ्ट की, जिसमें 5 लाख रुपए उन्होंने दिए थे 3 अक्टूबर को। फिर द प्लेंटिफ हैज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ कॉपी ऑफ लीगल नोटिस जो उन्होंने दिनेश कुमार जो उनके एडवोकेट थे उनके थ्रू भेजा था। तो डिफेंडेंट ने क्या क्या एक्सेप्ट कर लिया? डिफेंडेंट ने बोल दिया कि हाँ मुझे 5 लाख एज एडवांस मिल गए थे एंड 5 लाख सेकेंड इंस्टॉलमेंट में मिल गए थे। ठीक है, लेकिन डिफेंडेंट ने बोला मुझे लीगल नोटिस नहीं मिला था। ठीक है, तो इस पे कि 5 लाख दिए गए थे पहले और 5 लाख दिए गए थे बाद में, इस पे तो कोई इशू नहीं बनेगा क्योंकि डिफेंडेंट मान चुका है, ये एडमिटेड फैक्ट है। लेकिन लीगल नोटिस का जो है वो एडमिटेड फैक्ट नहीं है। फिर in addition, the defendant has also argued that the property agreed to be sold is ancestral property। ठीक है, अब डिफेंडेंट नया पॉइंट ले आया, वो कह रहा है कि वो जो प्रॉपर्टी थी वो तो ancestral property थी in which his 2 adult sons also have the right and they are refusing to sell the property। ठीक है, तो ये नया फैक्ट क्यों ले आया डिफेंडेंट? ये बहुत ही क्वेश्चनेबल चीज़ है। पहले वो बोल रहे हैं कि मैं आपको बेच रहा हूँ, पूरे पैसे भी दे दिए डिफेंडेंट को। तो डिफेंडेंट बोल रहा है कि नहीं मुझे प्रॉपर्टी नहीं बेचनी क्योंकि वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। तो यहाँ एक एस्टॉपल का पॉइंट खड़ा होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि क्या ये जो 2 अडल्ट सन्स थे उन्होंने ऑब्जेक्शन दिया इस पर? क्या वो पार्टी बने इसके? या फिर क्या डिफेंडेंट ने कोई एविडेंस दिया इनके थ्रू या कोई डॉक्यूमेंट दिया कोर्ट में? तो वो दिख नहीं रहा है कि इन्होंने दिया है। Hence, under the changed circumstances, it is not possible to enforce specific performance of contract। ये बोल रहा है डिफेंडेंट। Hence, the suit is liable to be dismissed। The defendant has reiterated that he has agreed to return the amount। ठीक है, तो डिफेंडेंट का देखा जाए तो वो पैसे वापस देने को तैयार है क्योंकि उसने मान लिया कि हाँ मुझे पैसे मिले थे। लेकिन उसका बस यही पॉइंट है कि मैं ये प्रॉपर्टी अब नहीं बेचना चाहता इवन दो अग्रीमेंट हो गया है। तो सबसे पहले हमें याद करना है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होता कौन से सेक्शन में है? तो वो होता है सेक्शन 10 ऑफ द SRA में, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। दूसरी एसेंशियल क्या होती है कि जो सेक्शन 10 है वो भी सब्जेक्ट होता है टू सर्टेन प्रोविजंस। और वो प्रोविजंस कौन से हैं?
सेक्शन 11, सेक्शन 14, सेक्शन 16। तो सेक्शन 14, सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये सारे सेक्शंस अप्लाई हो रहे हैं इस पे, मतलब क्या इनके एसेंशियल्स फुलफिल हो रहे हैं। तो सेक्शन 16 सबसे पहले हम देखते हैं। तो सेक्शन 16 ये कहता है कि जो भी पार्टी है जो खरीद रही है प्रॉपर्टी, वो विलिंग होनी चाहिए और रेडी और विलिंग होनी चाहिए टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो उसमें प्लेंटिफ का तो दिख ही रहा है क्योंकि वो पैसे दे चुका है, इसका मतलब फाइनेंशियल कैपेसिटी है, मतलब रेडी है, और विलिंगनेस है मत क्योंकि पैसे दे चुका है। तो सेक्शन 16 तो हो गया। सेक्शन 14 में बेसिकली ये है कि क्या प्रॉपर पार्टी है वो, तो हाँ प्रॉपर पार्टी है, ये समझ आ रहा है। सेक्शन 11 ट्रस्ट वगैरह के बारे में बात करता है, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है। तो प्राइमा फेसी अगर हम देखें तो सेक्शन 10 स्पेसिफिक रिलीफ वाला जो प्रोविजन है वो यहाँ अप्लाई तो हो रहा है। दूसरी चीज़ ये देखनी हमें कि सेक्शन 37 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जो ये बोलता है कि दोनों ही पार्टीज़ को अपनी जो प्रोमिसेस है वो फुलफिल करनी है। तो उसके अकॉर्डिंग भी प्लेंटिफ ने तो अपना पैसा दे दिया, लेकिन क्या डिफेंडेंट ने अपना पार्ट किया? तो डिफेंडेंट ने नहीं किया, तो उसने सेक्शन 37 का उल्लंघन भी किया है। तो उसके अगेंस्ट वेरी वेल सेक्शन 10 की डिग्री पास हो सकती है। और दूसरी चीज़ ये कि एस्टॉपल भी लग गया क्योंकि पहले उसने प्रॉपर्टी बेची और फिर वो बोल रहा है कि मेरे 2 बच्चों का भी इस पे हक है और उन्होंने मुझे बोला है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आप मत बेचो। तो अब ये जो 2 बच्चे हैं उनके उन्होंने वो कोर्ट में नहीं है, और दूसरी चीज़ ना कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करा गया डिफेंडेंट के द्वारा ये प्रूव करने के लिए कि वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसके 3 इश्यूज बन जाएंगे। सबसे पहला तो ये बन जाएगा कि क्या ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट हुआ है बाय द डिफेंडेंट। दूसरा इशू ये बन जाएगा कि क्या प्लेंटिफ वाज रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म द कंट्रैक्ट। और तीसरा इशू बन जाएगा कि क्या प्लेंटिफ एंटाइटल्ड है टू रिसीव स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो हम प्रोसीड करते हैं अब जजमेंट के। ये वाला फॉर्मेट जो सब में आता है वो है। उसके बाद पैराग्राफ 1 में ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द केस, जो क्या है, दैट द प्रेजेंट सूट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड बाय द प्लेंटिफ अगेंस्ट द डिफेंडेंट अंडर सेक्शन 10 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एंड फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिगार्डिंग सेल ऑफ प्लॉट नंबर 304 सिचुएटेड एट ये फॉर द कंसिडरेशन ऑफ ₹10 लाख। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ में हम एडमिटेड फैक्ट्स लिखते हैं। तो एडमिटेड फैक्ट्स क्या क्या है? पहला तो यही है कि 10 लाख रुपए का लेन देन हो चुका है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि पहला कब हुआ था और दूसरा कब हुआ था, उसकी डेट्स में भी कोई डिस्प्यूट नहीं है। थर्ड पैराग्राफ में प्लेंटिफ की स्टोरी, फोर्थ पैराग्राफ में डिफेंडेंट की। ठीक है, फिफ्थ में हम आ गए इश्यूज पे। तो फर्स्ट इशू हमारा क्या है? वेदर द डिफेंडेंट हैज कमिटेड द ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट एंटर्ड बिटवीन हिम एंड द प्लेंटिफ। फिर है वेदर द प्लेंटिफ हैज बीन रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड है वेदर द प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्या डिफेंडेंट ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो इशू नंबर 1 में हमने क्या क्या देखा कि प्लेंटिफ ने खुद को एग्जामिनेशन करवाई PW1 की तरह। ठीक है, उसके बाद उसने अग्रीमेंट की कॉपी दी, अग्रीमेंट खुद दिया एज एग्जिबिट 1। उसके बाद उन्होंने क्या दिया? बैंक ड्राफ्ट की कॉपी दी एज एग्जिबिट P2। ठीक है, देयर आफ्टर PW1 ने, मतलब प्लेंटिफ ने, अपना जो एडवोकेट था उनको भी बुलाया और बोला कि वो जो एडवोकेट थे उन्होंने ये टेस्टिफाई किया कि हमने लीगल नोटिस भेजा था। लीगल नोटिस की भी इन्होंने कॉपी दी थी एज एग्जिबिट P3। पर डिफेंडेंट ने क्या क्या बोला, वो वाले पॉइंट्स हमने लिख दिए कि ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, मेरे 2 अडल्ट सन्स भी हैं और वो नहीं बेचना चाहते, ये सब लिख दिया हमने। फिर हम उन्हें प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे कि सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग पार्टीज़ के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि या तो आप परफॉर्म कर दो प्रॉमिस या फिर ऑफर करो कि हम परफॉर्म कर रहे हैं अपनी प्रॉमिस। ठीक है, इस वाले केस में डिफेंडेंट ने ये एडमिट भी किया हुआ है कि 10 लाख रिसीव कर लिए हैं। ठीक है, फिर एस्टॉपल समझा दो कि डिफेंडेंट ने पहले तो बोला कि मैं बेच रहा हूँ, उसके बाद वो बोल रहा है कि नहीं बेचना मुझे।
फिर सेकंड चीज़ ये कि कोई भी एविडेंस उन्होंने डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में दिया ही नहीं डिफेंडेंट ने, उन्होंने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है ये दिखाने के लिए कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं दिया। तो इसमें कौन से सेक्शंस यूज होंगे? सेक्शन 91 एंड 92 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, जो ये कहता है कि जो डिफेंडेंट है या कोई भी इंसान है जो कोई ऐसे चीज़ के बारे में एविडेंस दे रहा है जो ऑलरेडी उसके पास जिसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो उसका वो ओरल एविडेंस नहीं दे सकता है, और यहाँ पे डिफेंडेंट वही कर रहा है, तो यहाँ पे ये वाला जो फैक्ट है वो नहीं माना जाएगा उसके थ्रू। ठीक है। और दूसरी चीज़ यही है कि जो डिफेंडेंट है वो कॉम्पिटेंट भी है टू ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी, हेंस ये कंक्लूड किया जाएगा कि ये वाला जो इशू है ये प्लेंटिफ के फेवर में डिसाइड हो गया। फिर हम आते हैं इशू नंबर 2 एंड 3 पे, जो हम साथ में ट्राई कर रहे हैं। जो इशू नंबर 2 था वो ये था कि क्या प्लेंटिफ रेडी एंड विलिंग है टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा इशू था कि क्या प्लेंटिफ को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमने सेक्शन 16C ऑफ SRA का समझाया है कि रेडी एंड विलिंगनेस हम कैसे, रेडीनेस एंड विलिंगनेस कैसे दिखते हैं। तो रेडीनेस मतलब होता है कि फाइनेंशियली रेडी है वो टू परफॉर्म हिज पार्ट, और विलिंगनेस मतलब होता है उसने कुछ नेसेसरी स्टेप्स भी लिए। तो फाइनेंशियली रेडी तो वो है ही, ठीक है, नेसेसरी स्टेप्स भी उसने 10 लाख की ली है कि 10 लाख रुपए दे दिए डिफेंडेंट को, डिफेंडेंट ने डिस्प्यूट भी नहीं किया, तो मतलब वो एडमिटेड फैक्ट हो गया अंडर सेक्शन 58 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो बेसिकली ये मान लिया हमने कि ठीक है रेडीनेस एंड विलिंगनेस तो थी, अब रेडीनेस एंड विलिंगनेस थी तो इसका मतलब उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए वो इंटाइटल्ड है। तो बेसिकली ये इशू भी डिसाइड होता है प्लेंटिफ के फेवर में। और फिर आ जाएगा रिलीफ एंड कॉस्ट का, उसमें हमने ये बोल दिया कि प्लेंटिफ इज इंटाइटल्ड टू स्पेसिफिकली एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट द डिफेंडेंट। फिर हमने कहा कि जो डिफेंडेंट है अब उसको हम 30 डेज का टाइम दे रहे हैं कि तुम इतने टाइम में सेल डीड एग्जीक्यूट कर दो प्लेंटिफ के फेवर में। कॉस्ट की बात है तो वो डिफेंडेंट पे चढ़ा दी, और सर्टिफाइड एडवोकेट्स फीस जो है वो भी कॉस्ट ऑफ सूट में इंक्लूडेड है, और दैट्स हाउ द डिक्री एंड्स। थैंक यू। प्लीज़ कॉमेंट इन द सेक्शन बिलो फॉर अस टू इम्प्रूव।